जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीके। आज की वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के मैनचेस्टर। दोस्तों, भारत में अलग अलग जगहों पर मैनचेस्टर हैं। दिशाओं के हिसाब से आप देखेंगे तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्रों के लिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और पूरे भारत का मैनचेस्टर दोस्तों तो ध्यान रखिएगा अहमदाबाद को। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, आपसे पूछा जाए कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा मुंबई को, क्योंकि मुंबई को सूती वस्त्रों के नाम से जाना जाता है। तो उसको भी नोट करके चलेंगे। तो ये दोस्तों भारत के मैनचेस्टर हैं। आगे देखेंगे प्रमुख अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है कानून। जैसे कि आप देखेंगे कि दहेज निषेध अधिनियम, यानी कि दहेज को रोकने के लिए कानून बनाया गया, और वो कब बनाया गया? 1961 में। दूसरा पॉइंट देखेंगे सती प्रथा कानून। सती प्रथा अधिनियम यानी कि सती प्रथा कानून जो है ये 1829 में लाया गया। और तीसरा आप देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में लाया गया, और ये बहुत बार क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया तो ध्यान रखिएगा 1961 में। सती प्रथा को रोकने के लिए सती प्रथा अधिनियम कब लाया गया तो ध्यान रखिएगा 1829 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये दोस्तों जो महिलाएं हुआ करती थी और वो विवाह के बाद अगर वो विधवा हो जाती थी तो उनको दोबारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये विधवा महिलाओं के लिए लाया गया कि वो दोबारा से विवाह कर सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है इसको दोस्तों 1856 में ये अधिनियम लाया गया। तो तीनों पॉइंट आपको नोट करके चलना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस। बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। तो चौधरी चरण सिंह की याद में ये दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको नोट करके चलेंगे। चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ पॉइंट नोट करेंगे। चौधरी चरण सिंह दोस्तों इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी शिष्टाचार, और इनकी समाधि का नाम आप देखेंगे तो किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे, और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया तो ध्यान रखिएगा चौधरी चरण सिंह। तो ये 4 पॉइंट इनके बारे में नोट करना है। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप सम्राट के शासनकाल स्वर्ण युग। आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे सम्राट थे जिनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया। तो ध्यान रखिएगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि जहांगीर को, और ये हर बार पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है तो जहांगीर के शासनकाल को। अगला पॉइंट देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है ये दोस्तों अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला, वास्तुकला का स्वर्णकाल जो है ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है।
और अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल। भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को कहा जाता है और इतिहास का स्वर्णकाल जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट से जो है आपको नोट करना है। एक पॉइंट आप नोट करके चलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा अकबर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को। तो ये 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं और इसको भी नोट करके चलेंगे कि इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहते हैं तो गुप्त काल को। आगे हम लोग अगला देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे आप अपने हाथों से नोट बनाएं, क्योंकि आप हाथों से नोट बनाएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा और एग्जाम टाइम में आप आसानी से रिवाइज भी कर लेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों द बंगाल गजट। आप जानते हैं कि बंगाल गजट जो है ये दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था, तो इसके बारे में नोट करेंगे। द बंगाल गजट की स्थापना देखेंगे तो 1700 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक दोस्तों जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। द बंगाल गजट की जो भाषा थी ये दोस्तों अंग्रेजी थी और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और बंगाल गजट को किसके शासनकाल में या किसके समय लाया गया तो ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो ये 4 पॉइंट नोट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि द बंगाल गजट है ये भारत का पहला जो है समाचार पत्र था। इसकी स्थापना 1780 में की गई थी। संस्थापक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। भाषा अंग्रेजी थी। साप्ताहिक समाचार पत्र था। वॉरेन हेस्टिंग के समय लाया गया। ये 4 पॉइंट आपको द बंगाल गजट के बारे में नोट करना है। अगला देखेंगे नाबार्ड के संबंध में। आप जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना 1282 में हुई थी और नाबार्ड जो है इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो ध्यान रखिएगा शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों ये मुंबई में है। तो ये 3 से 4 पॉइंट नोट करके चलना है कि नाबार्ड की स्थापना 1282 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला देखेंगे विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, व्यस्ततम मार्ग से रिलेटिव है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। सबसे व्यस्त नदीय मार्ग कौन सा है तो राइन नदी। सबसे व्यस्त नहर मार्ग कौन सा है तो स्वेज नहर। और सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय मार्ग कौन सा है तो ध्यान रखिएगा बृहद झील। ये दोस्तों अफ्रीका में है, इसको भी नोट करके चलेंगे। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नदीय मार्ग राइन नदी, नहर मार्ग स्वेज नहर और अंतः स्थलीय मार्ग बृहद झील। तो इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे विश्व के प्रमुख गर्त। गर्त का मतलब होता है गहराई। अगर आपसे पूछा जाए कि चैलेंजर गर्त जो है किस महासागर में है या कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा चैलेंजर गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त कहाँ है ये दोस्तों हिंद महासागर में है। प्योरिटिका जो है ये कहाँ पर है अटलांटिक महासागर में। और मैरियाना ट्रेंच दोस्तों ये भी दोस्तों प्रशांत महासागर में है। ये सभी गर्त जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या कभी कभी दोस्तों ये मिलाने के लिए आता है कि बताइए चैलेंजर गर्त किस सागर में है तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में। प्यूर्टो गर्त अटलांटिक महासागर में। और मैरियाना ट्रेंच ये भी दोस्तों प्रशांत महासागर में है। एक चीज नोट करिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्त वाला महासागर कौन सा है तो ध्यान रखिएगा सबसे गर्त वाला महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है।
सबसे ज़्यादा आपको गर्त जो है प्रशांत महासागर में मिलेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों अटलांटिक महासागर है और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है। तो इसको भी नोट करके चलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और मिलान करने के लिए जरूर आता है। तो ये दोस्तों जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।